आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल में की रॉकेटों की बारिश। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर ने इजराइल को दिया खुला चैलेंज। कुल्लू में मस्जिद तनाजे पर हुआ एहतजाज। इलाके में दफा 163 नाफिज, पुलिस फोर्स तैनात। मुंबई में ट्रेन में सफर कर रहे मुस्लिम बच्चों पर हमला। 2 गैर मुस्लिम लड़कों ने की नशे में पिटाई। बिजनौर में साबिक वजीर महबूब अली का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिम आबादी बढ़ी है, अब सपा वापस आएगी। बीजेपी अकलियती मोर्चा के सरबराह जमाल सिद्दीकी का बड़ा बयान। कहा, मुसलमान लंबे अरसे से चाहते थे बिल में तरमीम। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर भारत में मुजाहिरे। लखनऊ की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बीजेपी लीडर नितेश राणे ने फिर दिया मुतनाज़ा बयान। कहा, मुसलमान का चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आखिरी मरहले की वोटिंग कल। आवामी इजलास के दौरान खड़गे की बिगड़ी तबीयत। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पीएम मोदी बोले, आप कल्चरल आइकन। कांग्रेस की संकल्प यात्रा का हुआ आगाज। पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। लेबनानी रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर को हलाक करने के बाद इजराइल, जो दुनिया भर से तनकीद का सामना कर रहा है, वो अब एक और बड़ी मुश्किल में घिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने न सिर्फ हसन नसरल्लाह को हलाक किया है, बल्कि हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडरान को हलाक कर उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और अब अपने लीडर की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो रॉकेट बरसाए हैं, उससे नेतन्याहू बुरी तरह बौखला गया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर ने भी इजराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली है। इजराइल जो एक अरसे से पहले गजा में अपने जुर्मों को अंजाम दे रहा था और अब उसने हिजबुल्लाह में अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहनाने की पहल कर दी है, वो नेतन्याहू पर बहुत भारी पड़ रही है। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने पहले से ज्यादा मजबूत होते हुए इजराइल पर बड़ा हमला किया है। इजरायली मिलिट्री के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश की। प्रेस टीवी के मुताबिक इजरायली फौज ने कहा कि मकबूजा गोलान और अल जलील में हिजबुल्लाह ने कम से कम 35 रॉकेट फायर किए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इतना ही नहीं, इजरायली आयरन डोम इन रॉकेटों को इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल और हाइफा पर भी मिसाइल दागे, जिससे एक बार फिर 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भागते नजर आए। वहीं हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर ने भी इजराइल को बड़ी वार्निंग जारी करते हुए उसे संगीन नताइज के बारे में आगाह किया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अपनी पहली तकरीर में डिप्टी लीडर शेख नईम कासमी ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अब इजराइल में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अपने अजीम कमांडर और लड़ाकों के साथ साथ लेबनान के शहरियों की कुर्बानी के बावजूद हम अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे और गजा और लेबनान की हिमायत में अपनी इन कार्रवाइयों को इजराइल के खिलाफ जारी रखेंगे। इजराइल को चैलेंज करते हुए कासिम ने कहा कि इजराइल हमारी फौजी सलाहियतों को मुतासिर करने के काबिल ही नहीं है। उधर लेबनान में जारी इजरायली हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के एक मिलिट्री जनरल भी शहीद हो गए, जिसके बाद IRGC ने भी इजराइल को बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक IRGC के ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ ने इजराइल को चेताते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ज़मीनी जंग के आगाज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और हम उसे हर तरह से सपोर्ट करते हुए उसका साथ देने के लिए पुरअज़्म हैं और ईरान, फिलिस्तीन और अल-कुद्स की आज़ादी तक हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। इधर इजराइल पर हुए हमले और उधर हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर की जारी करदा वार्निंग ने नेतन्याहू के परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की इस वार्निंग से डरा नेतन्याहू हमले से बचने के लिए क्या करेगा। क्या वो अपने फौजियों को लड़ता मरता छोड़ किसी शेल्टर में पनाह लेगा या फिर कोई नई चाल चलते हुए दुनिया के सामने जंगबंदी के मुआहदे को फाइनल करने का फिर से कोई ढोंग रचेगा। हिमाचल की राजधानी शिमला में भड़की मस्जिद तनाजे की चिंगारी अब दूसरे शहरों में भी तेजी से फैल रही है। इसी सिलसिले में आज कुल्लू में देवभूमि संघर्ष समिति ने एहतजाज किया। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बड़ी तादाद में लोग एहतजाज करने पहुंचे। मालूमात के मुताबिक बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है। ये दफ़ा जेमिनपल के करीब भेखली बाईपास से लेकर सोद पेट्रोल पंप, अखाड़ा बाजार और ढलपुर चौक तक कॉलेज गेट तक लगाई गई है। 5 लोगों के एक साथ या उससे ज्यादा की नकल और हरकत पर पाबंदी है। शहर में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। हिंदू जागरण मंच और देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इस दौरान हिंदू बिरादरी के लोग ढोल बजाकर रैली निकाल रहे थे ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। बताते चलें कि हिंदू और मुस्लिम फरीक मस्जिद के हवाले से अपने अपने दावे कर रहे हैं। हिंदू फरीक मुबैना तौर पर मस्जिद को गैर कानूनी तामीर करार दे रहा है।
वहीं उनका कहना है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद बनाई गई है ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ की ज़मीन है, जबकि मुस्लिम फरीक कह रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। दरअसल जामा मस्जिद तनाज़े को लेकर ज़िला कुल्लू इंतज़ामिया आगे आई है। इंतज़ामिया ने सूरत हाल जामा मस्जिद के बारे में हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के साथ वजाहत की है। कुल्लू सदर के SDM विकास शुक्ला ने कहा कि 6 बीघा ज़मीन पर बनी मस्जिद गैर कानूनी नहीं है, इसका नक्शा भी पास किया गया है, इसको बाकायदा बनाने का मंसूबा है और मामला रियासती हुकूमत के पास ज़ेरे इल्तिवा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर महबूब अली ने आबादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की हुकूमत जाने वाली है, क्योंकि अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और ऐसे में बीजेपी के जाने और समाजवादी पार्टी के आने का वक्त आ गया है। आपको बताते चलें कि महबूब अली ने कहा है कि अब समाजवादी का वक्त शुरू हो गया है और उनकी हुकूमत के आने का वक्त आ गया है। दरअसल बिजनौर में समाजवादी पार्टी की तरफ से यौम दस्तूर मनाओ स्तंभ के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। ऑर्गेनाइजर SP के सीनियर लीडर और साबिक वजीर महबूब अली भी मौजूद रहे। इस दौरान जब महबूब अली बोलने के लिए स्टेज पर आए तो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो तनाज़े में पड़ गई हैं। लीडर महबूब अली ने कहा कि अब बीजेपी की हुकूमत उत्तर प्रदेश से जाने वाली है, क्योंकि रियासत में मुसलमानों की आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसलिए बीजेपी के जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह साल 2027 में हमारी वापसी का वक्त होगा और ये यकीनी है कि अब बीजेपी जल्द वापस नहीं आ सकेगी। इस दौरान SP MLA ने बीजेपी हुकूमत पर भी निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं। समझें कि आने वाले वक्त में आपका राज खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में भी उनको इसका मुंह तोड़ जवाब मिला है और आने वाले इंतखाबात यानी कि 2027 में बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी राज करेगी। तो वहीं महाराष्ट्र से बीजेपी MLA नितेश राणे का एक और मुतनाज़ा बयान सामने आया है। एक प्रोग्राम में नितेश राणे ने फिल्म पुष्पा के अंदाज में कहा कि क्या आप हिंदुओं को फ्लावर समझते हैं? हिंदू समाज फ्लावर नहीं है बल्कि आग है। बीजेपी के MLA नितेश राणे अपने बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। महाराष्ट्र की अचलपुर तहसील में एक हिंदू जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज बयान दिया है। दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी ने उनसे बात करने के लिए 15 मिनट का वक्त मांगा था और इसी हवाले से अब उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जो लोग मस्जिद से फतवा दे रहे हैं वो 15 मिनट वाले लोग कहाँ गए? उनसे कहो कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ आओ। तुम 15 मिनट बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं बाकी तमाम मुसलमानों को तबाह कर दूंगा। आप किसी को धमकी दे रहे हैं, आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं, मेरे अंदर खौफ का बटन डालना भगवान भूल गए हैं। नितेश राणे ने मजीद कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज बहुत सारे हिंदू इकट्ठा हुए थे और एक भी मुसलमान बालकनी में देखने नहीं आया। मैंने सुना है कि इन मुस्लिम लोगों ने अपनी बीवियों और बच्चों को गांव में भेज दिया है। मैं फिर कहता हूं कि हिंदुओं पर सिर्फ एक दिन में दहशतगर्दी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। साल के 365 दिन, दिन के 24 घंटे जो भी हिंदुओं को तिरछी नज़र से देखेगा उसका चेहरा ख़राब कर दिया जाएगा और इतना ख़राब कर दिया जाएगा कि वो अपने वालिद का चेहरा भी पहचान नहीं पाएगा। वक्फ बिल पर बीजेपी अक़लियती मोर्चा के चीफ जमाल सिद्दीकी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के मुसलमान इस बिल का इस्तकबाल करेंगे। मुसलमानों की लंबे वक्त से मांग थी कि वक्फ कानून में तरमीम की जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान मौजूदा बिल का इस्तेमाल कर आवाम को लूट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहनों को भी भागीदारी दी है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया है, उसमें पचमंदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया है और एक बहुत शानदार बिल लेकर आए हैं जिससे इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा। ये ओवैसी साहब का खुद का जो लूट का माल है, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने वक्फ के प्रॉपर्टी को लूट कर रखा है, जो मंदी साहब ने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट कर रखा है और जितने भी साहबान हैं उन्होंने लूट कर रखा है, ये उनका दर्द है। और ये चाहते हैं कि ये बिल ना आए जिससे लूट का माल उनके पास बरकरार रहे, पर ये होने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमान इनके वक्फ के मामले में साथ में नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को मालूम है कि 70 सालों से लेकर अभी तक वक्फ के तरफ से किसी का भला नहीं हुआ। भला हुआ है तो इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का, इन्हीं लूट मार करने वाले नेताओं का भला हुआ है जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट खाई है। इजराइल और लेबनान के बीच जंग में लेबनानी रेजिस्टेंस ग्रुप के लीडर हसन नसरल्लाह हलाक हो गए हैं और इसी को लेकर भारत में कई मकामात पर एहतजाज हुए और उनकी मौत का गम मनाते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बताते चलें कि नसरल्लाह की मौत पर पाकिस्तान में मुजाहिरे हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लखनऊ में भी लोगों ने सोग में जुलूस निकाले और नारेबाजी की। हसन नसरल्लाह की हलाकत पर शिया बिरादरी के 10,000 अफराद सड़कों पर निकल आए। आधी रात को 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला गया। ख्वातीन और बच्चे भी हाथों में मोमबत्तियां लिए इकट्ठा वॉक करते हुए नजर आए। मुजाहिरीन ने अपने घरों पर सियाह परचम लहराए।
इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर्स जलाए गए और नारेबाजी की गई। मजलिस पढ़कर नसरल्ला की वफात पर मातम किया गया। शिया बिरादरी ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। इस दौरान बड़ा इमामबाड़ा से छोटा इमामबाड़ा तक दुकानें 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। वहीं सुल्तानपुर में भी शिया बिरादरी के लोगों ने मुजाहिरा किया। हसन नसरल्ला जिंदाबाद और अमेरिका को आग लगा दो जैसे नारे लगाए गए। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में रहते हुए इस तरह के एहतजाज का इनेकाद काबिल एतराज़ है और ये सरासर गलत है। हुकूक की आवाज़ बुलंद करना एक अलग बात है, लेकिन दूसरे मुल्क की मज़ाहमती रहनुमा की मौत पर सोग मनाते हुए कारोबार बंद कर देना और मुजाहिरे करना सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई से मुल्क में इंतशार पैदा होने या फिर फ़िरका वाराना हालात पैदा होने और हालात ख़राब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मुल्क भर में मुसलमानों को निशाना बनाने की वारदात आए दिन रूनुमा हो रही है। वहीं अब मुंबई की एक ट्रेन में मुस्लिम बच्चों के साथ मारपीट की वीडियो सामने आई है, जिनके साथ 2 गैर मुस्लिम बच्चों ने शराब के नशे में मारपीट की। मुंबई जाने वाली ट्रेन की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें लोग साफ कह रहे हैं कि हिंदू बिरादरी के कुछ लड़कों ने शराब के नशे में धुत 2 मदरसे के बच्चों को जदोकोब किया, उनको निशाना बनाया, उनके साथ ज्यादती की। गैर मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सुशील नामी नौजवान ने जब उन लड़कों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सुशील की भी पिटाई की। आपको बताते चलें कि दोनों लड़के नशे में धुत थे। ऐसी सूरत हाल में लोगों का कहना है कि किसी भी किस्म के मजहबी या जात पात पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, ख्वाह ये कहीं भी पेश आए। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों में सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों की हिफाजत के जिम्मेदार है। ऐसे वाक़यात में मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हों। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे इंतजामिया को इस मामले पर मुनासिब इक़दाम करने चाहिए ताकि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उम्मीद है कि रेलवे इंतजामिया इस पर फौरी और मुअस्सर कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के वक्फे के बाद हो रहे असेंबली इंतखाबात की मुहिम तेज हो गई है और अब तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग कल यानी कि 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होगी। वहीं इस बीच मुहिम के आखिरी दिन कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत भी बिगड़ गई थी। आपको बता दें कि वोटिंग मंगल के दिन यानी कि 1 अक्टूबर को होगी। 40 सीटों पर 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। 5060 पोलिंग स्टेशन पर 39 लाख से ज़्यादा वोटर्स वोटिंग करेंगे। इससे पहले 18 और 25 सितंबर को पहले और दूसरे फेज की वोटिंग हुई थी। पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीसरे फेज के इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू में खिताब करते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्होंने कुछ मिनट के लिए अपनी स्पीच को रोका। बाद में उन्होंने खड़े होकर करीब 2 मिनट के लिए स्पीच दी। जाते जाते सबको ये कहकर खिताब किया कि वे 83 साल के हैं, अभी मरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को हुकूमत से नहीं हटा लूंगा। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सदर को फोन कर उनसे बात की और उनकी सेहत की मालूमात ली है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तहत तीसरे और लास्ट फेज में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेजेंडरी एक्टर और डिस्को डांसर के तौर पर जाने जाने वाले फेमस मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया था। मिथुन दा को 8 अक्टूबर को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने अदाकार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजने की खुशखबरी सुनाई है। इस खबर से मुल्क और बैरून मुल्क में अदाकार के मद्दाहों को जश्न मनाने का बड़ा मौका मिला है। चक्रवर्ती खानदान ने हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े एजाज के मिलने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। मिथुन ने कहा कि सच कहूँ तो मेरे पास कोई भाषा या जबान नहीं है, ना मैं हंस सकता हूँ ना ही मैं खुशी से रो सकता हूँ। कितनी बड़ी चीज़ है ये। मैं कोलकाता में जहाँ से आया हूँ, फुटपाथ से लड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस लड़के को इतना बड़ा एजाज़ मिलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं ये अवार्ड अपनी फैमिली और फैंस को डेडिकेट करता हूँ। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाने पर उनको मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि मिथुन चक्रवर्ती जी को इंडियन सिनेमा में उनकी खिदमात के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से एजाज़ित किया जा रहा है। वो कल्चरल आइकन हैं। अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए वो नस्लों से सराहते आ रहे हैं। उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने मंशूर भी जारी कर दिए हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम के आखिरी 4 दिनों में कांग्रेस कुछ नया गेम करने वाली है। अपनी मुहिम के हिस्से के तौर पर कांग्रेस ने विजय संकल्प यात्रा का आगाज किया है। राहुल गांधी 3 दिन तक मुसलसल सफर करने वाले हैं। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे 2 अक्टूबर को मीटिंग करेंगे। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर राहुल गांधी ने आज अंबाला से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की।
जिसमें हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े लीडरान शामिल हुए। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा रियासत में जीत का मजबूत अज़्म लेकर आई है। पहले दिन राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। आपको बताते चलें कि हरियाणा की इंतखाबी मुहिम में प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पहला दिन था। 2 अक्टूबर को प्रियंका गांधी 3 मीटिंगें करेंगी, जिनमें से एक विनेश फोगाट के लिए जुलाना में होगी और इसी दिन कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई रैलियां करेंगे। जलसयाम में राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम फौजियों की पेंशन चोरी करने का एक तरीका है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने एमएसपी पर किसानों को धोखा दिया है, पहलवानों को सड़क पर बिठाया गया है। अगर आप इज्जत नफ्स और इंसाफ के साथ जीना चाहते हैं तो इस हुकूमत को बाहर फेंक दें। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी खेतों में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा कारोबार नहीं करते हैं, लेकिन हर वक्त उनके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है। मतलब जैसे सुनामी आती है वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी की तरह घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से तूफान की तरह निकलता जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने खिताब में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नौजवान अमेरिका क्यों जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ से नौजवान 50-50 लाख रुपए देकर अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ये मोदी की नहीं, अडानी की सरकार है। तो वहीं दिल्ली में कई जगहों पर बीएनएसएस की दफा 163 लागू की गई है। ये अगले 6 दिनों के लिए लागू हुई है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर इसे नाफिज किया गया है। ये 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर हुक्म जारी किए हैं। इस दौरान उन जगहों पर एहतिजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी रहेगी। बता दें कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और 2 रियासतों में इंतखाबात के चलते दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले थे, इसीलिए बीएनएसएस की दफा 163 लागू की गई है। नेपाल में इस वक्त हालात बहुत खराब है। लगातार तेज बारिशों के चलते नेपाल में सैलाब आया हुआ है और इससे बिहार में भी सैलाबी सूरत हाल बन गई है। लाखों जिंदगियां अचानक से बेसहारा हो गई है। जहां तक निगाह दौड़ाओ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, मानो ये कोई सूखा इलाका नहीं बल्कि किसी दरिया के बीच का कोई हिस्सा हो। ये नज़ारा इन दिनों बिहार के करीब 13 जिलों का है, जहां नेपाल के रास्ते आ रही नदियों ने तबाही मचा रखी है। सैलाब को देखकर लोगों ने अब 1968 और 2008 की हौलनाक यादें ताज़ा करना शुरू कर दी हैं। इस बार खतरा ज़्यादा बताया जा रहा है क्योंकि दरियाए कोसी पर बीरपुर नेपाल बैराज से 6.61 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि 56 सालों में सबसे ज़्यादा है। एक ही वक्त में यह आदादोशुमार 2008 के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना है। साथ ही ये तादाद 1968 में 7.88 लाख क्यूसेक के बाद सबसे ज़्यादा है। वहीं गंडक पर वाल्मीकि नगर बैराज से 5.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 2003 के बाद सबसे ज़्यादा है। हुक्काम ने बताया कि गंगा के किनारे वाक़ तकरीबन 13 अजला, जिनमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर पहले ही सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है, जिससे नशीबी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 13.5 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासरा अजला से बड़ी तादाद में लोगों को निकाल कर रिलीफ कैंपों में ले जाया जा रहा है। कई सड़कें ज़ेरे आब हो गई हैं, पुल बह गए हैं, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, गांव और देहात पानी में डूब गए हैं, लोगों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। महकमा आबी वसाइल की टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी कटाव या खतरे का पता लगते ही फौरी कार्रवाई की जा सके। बता दें कि नेपाल में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। काठमांडू वादी को सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तक 170 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 68 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। मुल्क के 56 अजला में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।